साथियों नमस्कार, मैं शैलेश कुमार पाल आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि विश्लेषणात्मक रूप से सभी प्रश्नों के उत्तरों को मैंने बताया है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए समय न खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला प्रश्न, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो किस महापुरुष की जयंती पर? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जवाब आपका है, क्योंकि सभी को पता है बहुत ही जल्द 2 अक्टूबर आ रहा है। उस दिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। लेकिन महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ है ये राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही जवाब आपका है गुजरात। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 या गांधीनगर में गुजरात के फोरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थिति के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। विश्वविद्यालय फोरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, कानून, अपराध विज्ञान और अन्य संबंधी क्षेत्रों के विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना करेगा। यह पुलिसिंग के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सीखने के उच्च स्तर और एक समर्पित वातावरण प्रदान करेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 और अर्हता प्राप्त वित्तीय संविदा बिलों की द्विपक्षीय नेटिंग पर भी लोकसभा द्वारा पारित की गई है। तो ये कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके द्वारा स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। तो यह वार्षिक कार्यक्रम कब से कब तक? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना
पहले तो ये ध्यान रखिए नौसेना से संबंधित, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर की धारा में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये दोनों अधिकारी कौन हैं? पहला है काजल और नेहा शर्मा, दूसरा है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, तीसरा है सुनीता सिंह और सोनम चावला, और चौथा है प्रिया जिंगहम और सुनीता अग्रवाल। तो इसका सही जवाब जो है वो है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ठीक है, ये 2 अधिकारी को पहली बार हेलीकॉप्टर की धारा में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। आगे है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारी को हेलीकॉप्टर की धारा में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टैक्टिशियंस के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। यह हवाई लड़ाकू विमान का पहला सेट होगा और युद्धपोतों में संचालित होगा। ये अधिकारी उप लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह होंगे। इससे पहले महिलाओं को तय पंख वाले विमानों में प्रवेश निषेध था। तय पंख वाले विमान वह होते हैं जो तट से उड़ते और तट पर उतरते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ स्टाफ ऑफिसर रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने की। उन्होंने स्नातक अधिकारियों को पुरस्कार और प्रतिष्ठित पंख प्रदान किए। ठीक है, दो महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। एडमिरल करमबीर सिंह 24वें भारतीय नौसेना प्रमुख हैं और भारतीय नौसेना के सर्वोच्च रैंक का अधिकारी नौसेना स्टाफ का चीफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीसी 2016 के निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड परिचालन लेनदारों को इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? धारा 7, धारा 6, धारा 5, धारा 3। तो इसका सही जवाब है धारा 7। आगे देखते हैं। धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP की शुरुआत के लिए फाइल करने की अनुमति है। धारा 9 क्या होती है? धारा 9 के तहत परिचालन लेनदार दिवाला के लिए आवेदन कर सकते हैं और धारा 10 के तहत एक कॉर्पोरेट आवेदक दिवालिया कार्रवाई शुरू कर सकता है। राज्यसभा ने भी एक पूर्व सदस्य नाजनीन फारूकी का सम्मान करने के लिए मौन रखा। इनका हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC 2016 क्या है? यह 180 दिनों के भीतर दिवाला मामलों के लिए समाधान प्रदान करता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन बिल 2019 1 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। इसने रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए 330 दिनों की समय सीमा तय की। अगला आगे है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 21 सितंबर को लोकसभा में और 19 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया है। विधेयक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा और 5 जून 2020 को जारी किया गया था। इस बार में लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ही ज़्यादा बिल पारित किए गए हैं, लगातार बिल पारित किए जा रहे हैं। ठीक है, यह अस्थायी रूप से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की दीक्षा को निलंबित कर सकता है और कर देता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने नीचे दिए गए IBC 2016 के 3 महत्वपूर्ण वर्गों में भी बारे में भी बात की है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का उल्लेख किया गया है? सभी को पता है, अभी नए फिर उपसभापति बनाए गए हैं दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार बनाए गए हैं, तो उनके खिलाफ जो है 12 विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया कि इनको हटाया जाए। तो वो किस अनुच्छेद के तहत इस बात को कहा जा सकता है? तो अनुच्छेद 70, 71, 90 और 42। तो ये अनुच्छेद आपका आ जाएगा 90। पढ़ते हैं थोड़ा। 12 विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, ये अभी बनाए गए हैं, हाल ही का प्रश्न है, दूसरी बार हरिवंश सिंह के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया था। उन पर कृषि बिलों को जल्द से पारित करने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। राज्यसभा के सभापति ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस कर अस्वीकार कर दिया और विभिन्न दलों से 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उपसभापति को हटाने के लिए पारित अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। वह सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। संविधान के अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति को राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए 14 दिनों की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, कितने दिनों की? 14 दिन। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 90। अगला है, बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के। तो 10 बार कौन था? नाम उनका आंग रीता शेरपा है। क्या नाम है? आंग रीता शेरपा। पढ़ते हैं इनके बारे में। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति आंग रीता शेरपा की लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप अपने चढ़ाई कौशल के कारण उन्हें हिम तेंदुआ के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने 1983 से 96 के बीच बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना सभी आरोहण किए। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर ग्रेट हिमालय के शिखर पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे है, किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की? विद्युत मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। पढ़ते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ओ स्मार्ट योजना शुरू की गई। यह योजना 2017-18 से 2019-20 तक लागू की जा रही है। ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में जानकारी उत्पन्न करना और नियमित रूप से अपडेट करना कि भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन करना है। देखिए, जो आप ये पढ़ रहे हैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में दी है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य वीडियोज भी जो दिए हैं टेट से संबंधित मनोविज्ञान के बहुत सारे वीडियो हैं, मैथ SSC से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें GS आती है तो GS से संबंधित बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। लगातार हमारे जो अध्यापक हैं आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए चाहे वो मैथ के लिए आलोक सर हों, GS के लिए कुलदीप सर हो, कमल सर हों, तो लगातार आपके लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए अरविंद सर हैं, तो कोई लगातार आपके लिए वीडियोज आ रहे हैं, आप उनको देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बड़ी ही मेहनत के साथ हम आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भारत के तटीय जल के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करेगा। यह भारत के आसपास समुद्रों के वास्तविक समय के डेटा के अधिग्रहण के लिए महासागर अवलोकन प्रणाली भी विकसित करेगा। आगे है, इस मिशन महासागर पानी के नीचे के वाहनों और प्रौद्योगिकों से मीठे पानी और ऊर्जा पैदा करने वाली तकनीकों को विकसित करना और पॉलीमेटेनिक न्यूडल्स MPN का पता लगाना है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ITEWC के बारे में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया। ठीक है, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ये क्या है? इसे 2007 में हैदराबाद के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में स्थापित किया गया था। यह हिंद महासागर के 25 देशों को यूनेस्को के ढांचे के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के हिस्से के रूप में सुनामी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन जो है वो किसमें जीता है? अभी आपको पता है, इसमें जो US ओपन हुआ था उसमें नाओमी ओसाका जीती थी, लेकिन इटालियन ओपन में कौन जीता है? वो जीते हैं सिमोना हालेप जीती हैं। पढ़ते हैं थोड़ा। रोमानिया की सिमोना हालेप
चोटों के कारण कोरोलिना प्लिस्कोवा के आधे रास्ते से हट जाने के बाद इटालियन ओपन टेनिस में महिला खिताब जीत लिया है। देखिए मैच चल रहा था, चोट लग गई तो हट गई, हट जाने से जो है सिमोना हालेप जो है वो आपकी जो है चैंपियन बन गए। तो वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डीगो स्वात्जरमैन को हराकर पुरुष एकल खिताब जीत लिया। तो उधर पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने उन्होंने मास्टर इतिहास बनाने के लिए 5वां इटालियन ओपन जीता। अब उनके पास 36 मास्टर्स और 1000 खिताब हैं नोवाक जोकोविच के पास। तो महिला में सिमोना हालेप और पुरुष में नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है 21 सितंबर को प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच शुरू की गई? तो इसका जवाब है भारत और मालदीव के बीच में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। भारत और मालदीव के बीच 21 सितंबर को सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई। सेवा में दोनों देशों के बीच व्यापारों में वृद्धि और परिवहन समय और लागत को कम करने की संभावना है। जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार मालदीव में अपनी यात्रा का दौरान नौका सेवा ग्रहण की थी। और मैं बता दूं कि अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मालदीव को कोविड-19 के लिए भारत ने 25,000 करोड़ डॉलर प्रदान किए हैं। ठीक है, 25,000 करोड़ डॉलर प्रदान किए हैं। तो आगे है शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने मालदीवियन समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जहाज नौका सेवा का संचालन करेगा जिसकी क्षमता 380 TEUs यानी कि 20 फुट समतुल्य इकाई होगी। फेरी सेवा भारत के टूटिकोरिन और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव के कुलुदुफुसी तथा नर बंदरगाहों से जोड़ेगी। चीन, यूएई, सिंगापुर के बाद भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मालदीव एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ठीक है, मालदीव या दक्षिण एशिया में छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जो अरब सागर में स्थित है। यह एशियाई महाद्वीपों में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में मुख्य भूमि से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी राजधानी माले और मुद्रा जो है मालदीवियन रुपया है। आगे है बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष विशेष पैकेज की घोषणा की? तो वो 2015 में। कब घोषणा की? 2015 में। क्या था? पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं के आधारशिला रखी। तो परियोजनाओं में निम्नलिखित चीजें शामिल थी। एक तो 39 किलोमीटर का 6 लेन पटना रिंग रोड, NH30 का 4 लेन आरा मोहनिया खंड बख्तियारपुर, NH31 का राजौली खंड 4 लेन, NH131A का नरेनपुर पूर्णिया खंड। उन्होंने 3 मेगा पुलों का भी उद्घाटन किया। पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल, कोसी नदी पर 4 लेन का पुल और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का पुल। तो ये 9 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और बिहार में लगातार परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। चुनाव आने वाले हैं। चुनावी प्रक्रिया जब होती है तब अधिक से अधिक वैकेंसी निकाली जाती हैं और अधिक से अधिक परियोजनाएं लाभ दिया जाता है। यही चीज़ें अगर निरंतर 5 साल तक सभी चलें तो कितना अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन नहीं, भारत में नेताओं का यही हाल है। बेरोजगारी बढ़ा रहे थे, अब बेरोजगारी की तरफ आंदोलन कर दिया तो कुछ ना कुछ देने लगे। परियोजनाएं निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, लेकिन भर्ती पूरी कब होगी इसका कोई भरोसा नहीं। 5-5 साल भर्ती लटकी ही रहती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को तो अपनी मेहनत करनी है। आगे देखते हैं। किस देश में कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन के मुद्दे, चुनौतियों और प्रोटोकॉल, देश के अनुभव साझा करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी की? किसने? भारत ने की। किसने की? भारत ने की। देखते हैं। भारत द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनाव के आयोजन के मुद्दे, चुनौतियों और प्रोटोकॉल, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस के पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। भारत द्वारा विश्व के चुनाव निकायों को, वीडियो को अधिक से अधिक भाई शेयर कर दीजिए, निकायों को संघ की अध्यक्षता के 1 वर्ष पूरा होने के वेबिनार का आयोजन किया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। 2019 में भारत के बेंगलुरु
में आयोजित एवेप की चौथी आम सभा के दौरान 2 साल के कार्यकाल के लिए यानी 2019 से 2021 तक अध्यक्ष पद संभाला। नई दिल्ली में भारत एवेप केंद्र की स्थापना किया गया था। यह वेब केंद्र भारत एवेप केंद्र द्वारा आयोजित पहला वेबिनार है। ठीक है। विश्व चुनाव निकायों का संघ एवेप क्या है? यह विश्व स्तर पर चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। सचिवालय इंचियोन दक्षिण कोरिया में है। इसके महासचिव जोंग ह्यू चो हैं और वर्तमान सदस्य 115। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सुनील अरोड़ा भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। तो इसका जवाब है भारत। 93,895। चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी काराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 को लंबित था और कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगों की पहचान भी कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के मुताबिक काराकल राइफल पूरी तरीके से भारत में बनने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से भारत में बनते हैं और कंपनी में भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के भी संकेत दिए गए हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। उर्वरक और रासायनिक त्रावणकोर लिमिटेड फैक्ट और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI कालाम सेरी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। फैक्ट का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इस उर्वरक रसायन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में है। कहाँ है? कोच्चि केरल में। उर्वरक और रासायनिक त्रावणकोर लिमिटेड और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कलामासेरी का समझौता हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन पर ITI छात्रों और FACT कर्मचारियों ज्ञान विनिमय, संयुक्त परियोजनाओं, अनुसंधान में भागीदारी आदि के बीच शैक्षणिक बातचीत के साथ साथ प्रशिक्षण सुविधाओं का साझा किया जाएगा। AFACT और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। यह स्वतंत्र भारत की पहली उर्वरक विनिर्माण कंपनी है। तो कहाँ है? कोच्चि केरल में। तो ये था अंतिम प्रश्न आज के करंट अफेयर्स का। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लगातार आप देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर जा करके हमारे वीडियोस भी देखिए और साथ साथ में PDF भी लीजिए। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप संस्थान के नंबर के पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।